रात के 10 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। आज की कहानी पे मैं आप लोगों को लेके चलूं, लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से पूछना चाहूँगा कि सुपर संडे का जो स्पेशल एपिसोड था जो आज 10 बजे अपलोड हुआ है, आप लोगों ने उस तरीके से जाकर प्यार नहीं दिखाया है। तो मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि एक बार जो 10 बजे आज सुबह वीडियो अपलोड हुआ है उसको जाकर ज़रूर देखिएगा, क्योंकि संडे टू संडे इस तरीके की वीडियोस आया करेंगी। तो अपना प्यार उस पर जाकर दिखाइएगा और बताइएगा वहीं पर कमेंट्स करके कि वीडियो कैसी लगी। और दोस्तों, आज की जो घटना मैं आप लोग को सुनाऊंगा, ये घटना अपने आप में एक ऐसी घटना है कि जब इस तरीके की घटनाएँ समाज में होती हैं तो कभी कभी हमें लगता है कि ये जो दौर है, ये जो दुनिया है, ख़त्म क्यों नहीं हो जाती। क्योंकि इस दुनिया के अंदर कुछ इस तरीके के घोर अपराध हो रहे हैं कि जिसकी वजह से इस दुनिया का न जाने अस्तित्व कब का ख़त्म हो गया होता। लेकिन बड़ी महिमा है ऊपर वाले की कि उसने इस दुनिया को अभी भी बचा के रखा हुआ है। और न जाने जैसे जैसे ये दुनिया आगे बढ़ रही है, लोग रिश्तों को तार तार कर रहे हैं। लोग ये भूल जा रहे हैं कि आखिर किसी का किसी से क्या रिश्ता है, क्या नाता है। ये बातें अगर समाज में जाएंगी तो क्या पता चलेगा और इसकी वजह से क्या कुछ हो सकता है। ये सारी ही चीज़ों को दरकिनार करते हुए लोग सिर्फ अपनी हवस मिटा रहे हैं, सिर्फ जो उनके मन में शैतानियत है उस शैतानियत को वो ठंडा कर रहे हैं। और आज की जो घटना है ये सेम इसी तरीके की घटना है कि इस घटना को सुनने के बाद में इंसान आखिर किसी भी रिश्ते पर यकीन करने से पहले एक बार नहीं बल्कि 1000 बार सोचेगा। इस तरीके से रिश्तों को तार तार इस घटना के अंदर किया गया है। यकीनन दोस्तों, आप लोग जब सिलसिलेवार तरीके से इस पूरी कहानी को सुनेंगे तो आप भी अपने कानों पर हाथ रखेंगे और आप लोग सोचेंगे कि हमारे समाज के अंदर आज भी कुछ इस तरीके के निर्दयी, कुछ इस तरीके के हैवान जो हैं वो निवास करते हैं। तो पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से आप लोग को सुनाऊंगा, बस आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और दोस्तों, बात करें अगर आज की घटना की, तो आज की घटना इसकी शुरुआत होती है हिमाचल से। और इसी हिमाचल के अंतर्गत एक ज़िला पड़ता है सिरमौर ज़िला। और इसी सिरमौर ज़िले के अंतर्गत एक जगह आती है श्री रेणुका जी थाना। और इसी श्री रेणुका जी थाना के क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव की ये बात है। अब इस कहानी के अंदर एक नाबालिग है जो कि पॉक्सो एक्ट के तहत इस पे जो कार्रवाई हुई है इस व्यक्ति पे। तो इस पूरे मामले में नाम एक तरीके से लेना सही नहीं होगा, क्योंकि कानून है कि ऐसे लोगों की जो कम उम्र के लोग होते हैं, कम उम्र के बच्चे वगैरह होते हैं, और उनके साथ में अगर किसी तरीके की घटना पेश आती है तो कम से कम उनके नाम छुपाना चाहिए, उनकी पहचान गोपनीय बनाए रखना चाहिए, ताकि आने वाली ज़िंदगी में उनकी कोई परेशानियां ना हो, कोई दुश्वार ना हो। तो यहाँ पर जो किरदार हैं मैं उन किरदारों को कुछ नाम दूंगा और सारे के सारे नाम जो हैं वो काल्पनिक हैं। तो इसी श्री रेणुका जी थाना क्षेत्र के एक गाँव के अंदर एक परिवार रहता है। इस परिवार में परिवार का जो मुखिया है इसका नाम बबलू है। इसका एक बेटा है जिसका नाम गुड्डू है। अब गुड्डू जो है, जब इसकी शादी की उम्र होती है तो आखिरकार इसकी शादी होती है एक सोनम नाम की लड़की के साथ में। अब जब गुड्डू की शादी सोनम नाम की लड़की के साथ में हो जाती है तो ये अपने परिवार के साथ में, अपनी पत्नी सोनम के साथ में बेहतरीन ज़िंदगी बिताना शुरू करता है। अब चूँकि परिवार इतना ज़्यादा पैसे वाला नहीं था, इतना ज़्यादा रुतबे वाला नहीं था, जो गुड्डू था ये कुछ काम किया करता था, उस काम से जो भी पैसे मिला करते थे उसी से अपना भरण पोषण करा करता था। सारी ही चीज़ें बिल्कुल ठीक चल रही थी। लेकिन दोस्तों, महंगाई का ये दौर है और इस महंगाई के दौर में इंसान की कमाई अगर ज़्यादा ना हो तो परिवार में अगर कोई दिक्कत आए या फिर खर्चे बढ़ जाए तो फिर परिवार का सर्वाइव कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। लिहाजा जो गुड्डू होता है, जब अपनी पत्नी के साथ में कुछ साल रहता है तो आखिरकार इन्हें एक बेटी भी हो जाती है। जो बेटी होती है उसका नाम ये लोग गुड़िया रखते हैं। गुड़िया अभी छोटी थी और जब ये छोटी थी तो उसके परिवार में सब कुछ तो ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे जैसे गुड़िया बड़ी होती है और जब ये बड़ी हो जाती है तब इनके खर्चे भी बढ़ जाते हैं। अब गुड़िया 6 से 7 साल की हो चुकी थी, तो जो महिला होती है यानी गुड्डू की जो पत्नी होती है वो अपने पति गुड्डू से कहती है कि यहाँ पर कामकाज भी इतना अच्छा नहीं है। अगर हमें अपनी बेटी का अच्छा भविष्य बनाना है, उसका मुस्तकबिल बनाना है, तो हमें इस श्री रेणुका जी थाना क्षेत्र के इस गांव से निकलना पड़ेगा, ताकि हम लोग बाहर जा सकें और बाहर जाकर अपनी बेटी के लिए अच्छा कुछ पैसा कमा सकें, जिससे हमारी जो बेटी है उसकी ज़िंदगी तो कम से कम अच्छी हो जाए। अब जो बेटी थी, जब धीरे धीरे इसका स्कूल में एडमिशन होता है, पढ़ने लिखने में काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी, होशियार थी, काफ़ी ऐसी बच्ची थी कि जिसको देख के ऐसा लगा कि ये परिवार को अंधकार से निकाल भी सकती है।
लिहाजा पढ़ाई का भी बर्डन पड़ रहा था और खर्चे भी बढ़ रहे थे। तो जो गुड्डू होता है उसको अपनी पत्नी की जो बात थी वो सही लगती है। उसको लगता है कि वो इस गांव से अगर निकल जाएगा, कहीं बाहर चला जाएगा, तो हो सकता है कि उसकी आमदनी बढ़ जाए, क्योंकि बच्ची पढ़ाई लिखाई में अच्छी है और आगे इसे पढ़ाना भी पड़ जाए। और अगर बच्ची को पढ़ाया गया तो भी पैसों की नीड रहेगी, पैसों की ज़रूरत रहेगी। और बच्ची के जो गुण हैं, जो पढ़ाई लिखाई में जो इसकी मेहनत है, जो इसकी लगन है, ये ऐसा दिखा रही है कि बच्ची पढ़ लिख कर कुछ बन जाएगी। और अगर बच्ची बन जाएगी तो रिश्तेदारों में नाम हो जाएगा, गांव में नाम हो जाएगा। साथ के साथ ये जो गरीबी से परिवार जूझ रहा है, कम से कम उस गरीबी से ये परिवार निकल सकता है। लिहाजा जो गुड्डू होता है अपनी पत्नी के साथ में अपने पिता जो होते हैं इनके बबलू, उनसे कहता है कि पिताजी मुझे काम के सिलसिले में बाहर निकलना पड़ेगा। तो जो पिताजी होते हैं कहते हैं बेटा जो तुम्हें ठीक लगे वो तुम कर लेना। उसके बाद में जो पिता गुड्डू होता है तो यहीं श्री रेणुका जी थाना क्षेत्र से थोड़ा जो ऊपरी शिमला इलाका है वहीं पर जाकर एक गांव में रहने लग जाता है, ऊपरी शिमला के एक गांव में। अब थोड़े दिनों तक तो ये वहाँ पर रहता है, काम करता है, क्योंकि मेहनत मजदूरी लग चुकी थी, अच्छे खासे पैसे कमाता है। और उसके बाद में अपनी पत्नी को फ़ोन करता, कई बार पैसे भेज देता। पत्नी भी बेहद खुश थी। लेकिन एक पति जो कि बाहर है, अकेला है, उसका परिवार गांव के अंदर है, तो उसको लगता है कि क्यों ना अपनी पत्नी को भी यहीं पर ऊपरी शिमला में बुला लिया जाए, जिस गांव में यह रह रहा था। अब उसके बाद में ये अपनी पत्नी को फ़ोन करता है। पत्नी को फ़ोन करने के बाद में कहता है कि तुम पिताजी को सारी बात बता देना, दरअसल मैं तुम्हें बुलाना चाहता हूँ, क्योंकि काम के सिलसिले में मैं कई बार ऐसा होता है बहुत ज़्यादा लेट आता हूँ, तो कम से कम ऐसा तो होगा तुम घर पे खाना बना दोगी और उसके बाद में मेरी जो परेशानी है थोड़ी कम हो जाएगी। यानी एक तरीके से खाना बना मिलेगा, कपड़े धुले मिलेंगे, तो मुझे ज़्यादा परेशानी होगी नहीं, घर की तरफ से भी टेंशन नहीं होगी, तुम गाँव में परेशान तो नहीं होगी, ये सारी चीज़ें। तो जो पत्नी होती है वो कहती है ठीक है, मैं आपके जो पिता हैं बबलू उनसे बात कर लेती हूँ, अगर वो मुझे जाने की इजाज़त देते हैं तुम्हारे पास तो मैं आ जाऊँगी बिटिया को लेके। लिहाजा गुड्डू की जो पत्नी होती है अपने ससुर बबलू के पास पहुंचती है और उनके पास पहुंचने के बाद में सारी बात बताती है इस तरीके से, जो आपके बेटे हैं गुड्डू, उन्होंने मुझसे कहा है कि तुम पिताजी से इजाज़त ले लेना, अगर उन्हें कोई एतराज़ ना हो तो तुम उनके पास आ जाना। अच्छा, जो बबलू होते हैं वो कहते हैं भला मुझे क्या ही एतराज़ होगा, अगर तुम अपने पति के पास जाना चाहती हो तो अच्छे से जा सकती हो, और यही बेहतर है कि एक पत्नी अपने पति के साथ रहे। उसके बाद में जो गुड्डू की पत्नी होती है, इसको जब ससुर बबलू की तरफ से इजाज़त मिल जाती है तो ये अपनी बेटी गुड़िया और ख़ुद तैयारी करते हैं। तैयारी करने के बाद में ऊपरी शिमला के उस गांव में पहुंच जाते हैं। वहां पर पहुंचते हैं और उसके बाद में ये जो पूरा परिवार था 3 लोगों का अच्छे से अपनी ज़िंदगी बिताना शुरू करता है। पिता जो था वो सुबह को मेहनत मजदूरी के लिए निकल जाता, शाम को लौट के आता, लेकिन इस बार जब वो लौट के आता तो शाम को खाना भी बना मिलता। कई बार ऐसा होता कि थक जाता तो बीबी पाँव भी दबा देती, सर भी दबा देती, कपड़े धुले मिल रहे थे। यानी अब गुड्डू को किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं हो रही थी, पैसे वैसे ठीक ठाक कमा रहा था, परिवार का जो भरण पोषण था ये भी ठीक ठाक चल रहा था, सारी ही चीज़ें बिल्कुल ठीक चल रही थी। लेकिन उसके बाद में एक तारीख आती है और ये तारीख होती है 8 सितंबर साल 2024। और इसी 8 सितंबर साल 2024 को ये जो गुड्डू था सुबह सुबह अपने काम पर जाने की तैयारी कर रहा था। बिटिया जो थी वो अपने स्कूल जाने की तैयारी कर रही थी। इस बिटिया की उम्र अब लगभग 14 साल की हो चुकी थी। 14 साल की ये बिटिया स्कूल जाने की तैयारी कर रही थी और इसी बीच में ये जो बिटिया है अपनी माँ से कहती है कि माँ उसके पेट में बहुत ज़ोरों का दर्द उठा है, उसके पेट में इतना ज़्यादा तेज़ दर्द उठा है कि उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इसलिए जो गुड़िया की माँ होती है दौड़ी दौड़ी भागी भागी घर में जाती है, कुछ गैस के टैबलेट वगैरह होते हैं वो इस बच्ची को दिया जाता है, कहता है इसे खा लो, हो सकता है कि पेट में थोड़ा सा डाइजेशन जो सिस्टम है वो थोड़ा सा ख़राब हो गया, हो सकता है कि तुम्हें पेट में कोई दिक्कत आ गई हो, ऐंठन हो गई हो, कुछ ऐसा खा लिया हो, तो इसकी वजह से जो फूड पॉइजनिंग वगैरह है हो गई हो, इसकी वजह से तुम्हारे पेट में दर्द होगा, लिहाजा जो गैस का टैबलेट होता है वो दे दिया जाता है। अब उसके बाद में परिवार थोड़ा सा फिर से अपने कामों में व्यस्त होता है, जाने वाने की तैयारी होने लगती है। लेकिन ये जो बच्ची थी ये दर्द के मारे इस कदर चीख रही थी कि परिवार का जो अटेंशन था इस बच्ची की तरफ जाने लगा था। बच्ची कह रही थी कि माँ मुझे बचा लो, मैं मर जाऊंगी। माँ का भी दिल जो था, उसका जो कलेजा था वो फटा आ रहा था और वो अपने पति गुड्डू से कहती है कि बिटिया को कहीं लेके चलते हैं, क्या पता बिटिया के पेट में क्या दिक्कत है क्या नहीं है। उसके बाद में जो बेचारा गुड्डू होता है इसे काम पर जाना था। अब ये बेचारा पास ही में नज़दीक में एक जो डॉक्टर होते हैं जिनकी दुकान होती है उनके पास जाता है और छोटी मोटी जो दवा वो देते हैं वो दिला कर ये वापस से अपने काम पर चला जाता है। लेकिन जो बच्ची थी ये उस दवा को खाने के बाद भी ठीक नहीं हो रही थी और इसके पेट का जो दर्द था ये कंट्रोल नहीं हो रहा था। पूरा दिन जैसे तैसे कर कर ये बच्ची काटती है। शाम को फिर पिता आता है,
पत्नी जो थी वो गुड्डू की कहती है कि पूरा दिन बिटिया के पेट में दर्द हुआ है और हमें इसे कहीं ले जाना चाहिए। अब उसके बाद में गुड्डू को थोड़ी चिंता होती है कि पूरा दिन आखिरकार बच्ची के पेट का दर्द कम क्यों नहीं हुआ, क्या वजह है, क्या रीज़न है। उसके बाद में गुड्डू और उसकी पत्नी इस गुड़िया को लेकर भागते हैं। इसे लेके भागते हैं, नज़दीकी सरकारी हॉस्पिटल में पहुंचते हैं। वहां पर पहुंचने के बाद में सारी बात डॉक्टर को बताते हैं। अब पेट का दर्द है, इसलिए डॉक्टर सबसे पहले अल्ट्रासाउंड को बोलते हैं और जैसे ही अल्ट्रासाउंड के लिए इस लड़की को भेजा जाता है और जब अल्ट्रासाउंड होता है और उस अल्ट्रासाउंड की जो भी रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट को देखने के बाद में डॉक्टर के पांव तले से ज़मीन खिसक जाती है। दरअसल यहाँ पर माता पिता ने इस बच्ची की जो उम्र लिखवाई थी वो 14 साल थी, लेकिन यहाँ पर जो अल्ट्रासाउंड की जो रिपोर्ट है उसमें कुछ और चीज़ें हैं। लिहाजा अब जो डॉक्टर थे वो इस गुड्डू से कहते हैं कि तुम्हारी बच्ची की शादी हो चुकी है, बच्ची तो नाबालिग है, तुमने शादी कैसे कर दी। तरह के सवाल डॉक्टर के जहन में। जब गुड्डू इस तरीके की बातें डॉक्टर के मुंह से सुनता है तो कहता है कि तुम किस तरीके की बातें कर रहे हो, हमारी बच्ची अभी 14 साल की है, भला हम क्यों शादी करेंगे। तो उसके बाद में जो डॉक्टर होता है वो कहता है कि दरअसल साहब आपकी बेटी की जो अल्ट्रासाउंड की जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट में आपकी जो बच्ची है ये 4 महीने की गर्भवती है। अब इतना सुनना था इस गुड्डू का कि इसका जो कलेजा था ये कलेजा बाहर आ जाता है। ये तो वहीं पर अपना माथा पकड़कर बैठ जाता है और ज़ारों कतार रोने लग जाता है। बीबी बेचारी गुड्डू को संभाले कि बच्ची को संभाले। बच्ची का जो दर्द है पेट का लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अब गुड्डू जो था वो उसका हाल इतना बुरा हो चुका था क्योंकि इसकी एक 14 वर्ष की बच्ची जो थी वो गर्भवती थी और उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वो समाज में किसी को क्या मुंह दिखाएगा। वो अपनी पत्नी से कहता है कि हमारी परवरिश में क्या कमी थी और हमारे साथ में क्या हो गया, अब समाज में हम लोग क्या कहेंगे, ये किसका बच्चा है, क्या है। उसके बाद में ये लोग फिर उस बच्ची से पूछते हैं कि बेटा क्या हुआ तुम्हारे साथ में, ये सब कुछ किसने किया है। बच्ची इस बार भी कुछ नहीं बताती है, बस उसकी आंखों में आंसू थे और बस रोए जा रही थी। पिता जो था गुड्डू वो समझ चुका था कि शायद इस बच्ची ने किसी के साथ में मुंह काला कर लिया है और हो सकता है कि इसका किसी के साथ में कोई प्रेम प्रसंग हो और जिसकी वजह से ये बच्ची जो है वो गर्भवती हो गई। लिहाजा जो गुड्डू था अपनी बेटी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा नाराज़ भी होता है, लेकिन जो माँ थी उस बच्ची की गुड़िया की वो अपने पति गुड्डू को समझाती है और कहती है कि इस तरीके से बच्ची से बात ना करो, कम से कम उससे प्यार से पूछो कि ये बच्चा किसका है। उसके बाद में इस बच्ची से प्यार से पूछा जाता है, लेकिन बच्ची उसके ऊपर टस से मस कोई असर नहीं हो रहा था, वो तो बस ज़ारों कतार रो ही जा रही थी। उसके बाद में जो गुड्डू होता है और जो पत्नी होती है, क्योंकि 14 साल की एक बच्ची है, अगर किसी ने बच्ची की रजामंदी के साथ में भी उसके साथ में ऐसा कुछ किया है तो ये अपराध है। लिहाजा पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया जाता है। जो शिमला की पुलिस होती है उस पुलिस को जब ये खबर मिलती है, पुलिस वहाँ पर पहुँचती है और पहुँचने के बाद में इस बच्ची से पूछती है। अब बच्ची का वही हाल है जो माँ के साथ कर रही थी, जो पिता के साथ कर रही थी, सेम सिचुएशन वो पुलिस वालों के साथ भी कर रही थी, सेम बिहेवियर। बच्ची बस रोए जा रही थी, ना तो कोई जवाब दे रही थी, ना किसी सवाल का कोई सही जवाब, ना उसके मुंह में कुछ जुबान थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे बच्ची किसी सदमे में पहुंच गई हो। लिहाजा डॉक्टर की जो टीम होती है और पुलिस वालों की जो टीम होती है इस बच्ची को बहुत ज़्यादा बहलाते हैं, बहुत ज़्यादा फुसलाते हैं और उसके बाद में पूछते हैं कि बच्ची तुम्हारे साथ में ये सब कुछ किसने किया है। तो उसके बाद में जो लड़की थी जो कहानी बताती है, उस कहानी को सुनने के बाद में रिश्ते तार तार हो जाते हैं और वहाँ पर जो पुलिस वाले होते हैं, जो डॉक्टर्स की टीम होती है और जो गुड्डू होता है इस लड़की का पिता और जो गुड्डू की पत्नी होती है, सबके चेहरे से झाइयाँ उड़ जाती हैं, सबके पांव तले से ज़मीन खिसक जाती है कि आखिर ये बच्ची क्या बोल रही है। जैसे ही बच्ची ये बयान पुलिस वालों को लिखवाती है तो उसके बाद में जो शिमला की पुलिस होती है ये सीधा श्री रेणुका जी थाने में कॉल करती है और कॉल करने के बाद में कहती है कि इस तरीके से तुम्हारे यहाँ का एक मामला है जो हमारे थाने क्षेत्र में आया है, लिहाजा तुम इस मामले में देखो कि क्या बात है और मुजरिम कौन है। अब जैसे ही सारी बात श्री रेणुका जी थाने में बताई जाती है, रेणुका जी थाने की पुलिस टीम जो होती है वो उस लड़की के पास पहुँचती है, उस लड़की के बयान दर्ज कराए जाते हैं, माता पिता के बयान दर्ज कराए जाते हैं। तुरंत इस जो गुड्डू था इसके गांव में पहुंचती है और उसके बाद में इसके जो पिता होते हैं बबलू, इन्हें गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद में सीधा इन्हें पुलिस थाने लेके आ जाती है और पुलिस थाने लाने के बाद में इनसे पूछताछ की जाती है। तो शुरुआत में तो ये उधर की बातें बताता है, लेकिन उसके बाद में ये अपना जुर्म कबूल करता है। दरअसल लड़की पुलिस वालों को बताती है कि फरवरी के महीने की बात है, जब वो अपने परिवार के साथ में शिमला के ऊपरी गाँव में रह रही थी
तो फरवरी के महीने में छुट्टियां थी, माँ बोली कहीं चलते हैं। तो हमने सोचा चलो दादाजी के पास चलते हैं। उसके बाद में हम लोग श्री रेणुकाजी थाने के जो गांव है, जिस गांव में हमारा परिवार है, उस गांव में पहुंच जाते हैं और उस घर के अंदर हमारे दादाजी मौजूद होते हैं। माँ जो थी वो बाहर गाँव वालों से मिलने के लिए जाती है कि उसी दिन दादाजी मुझे घर में अकेला देख लेते हैं। घर में मुझे अकेला देखते ही वो मुझसे गलत तरीके से बातें करते हैं। मैं दादाजी से विरोध करती हूँ कि तुम इस तरीके की बातें क्यों कर रहे हो। वो मुझे गलत तरीके से टच करते हैं। उसके बाद में मुझे उठाकर कमरे के अंदर लेके जाते हैं और उसके बाद में मेरे साथ रेप करते हैं। जितने दिन भी मैं वहाँ पर रहती हूँ दादाजी के घर पे, उतने ही दिन दादाजी मेरे साथ में रेप करते हैं। मैं जब बताने की धमकी देती हूँ कि मैं पिताजी को बताऊँगी, तो दादाजी मुझे धमकी देते हैं और कहते हैं कि अगर तुमने इस बारे में किसी से भी बताने की कोशिश की तो तुम्हें मारकर ऐसी जगह दाब दूंगा कि किसी को कानो कान खबर नहीं मिलेगी। अब दोस्तों ज़रा सोचिए, एक बच्ची जिसकी उम्र महज 14 साल है और उसको इस तरीके से धमकी दी जाए कि तुम्हें मार कर दाब दिया जाएगा, तो बच्ची तो डर जाएगी, लिहाजा बच्ची कुछ कहती नहीं है। उसके बाद में 8 सितंबर साल 2024 को जब ये अपने घर आ चुकी थी, तो 8 सितंबर साल 2024 को अचानक से इसके पेट में दर्द उठता है। घर वाले समझते हैं गैस का दर्द होगा या फिर फूड पॉइजनिंग हो गई होगी या फिर कोई और बात हो गई होगी। लिहाजा घर वाले शुरुआत में तो इस मामले को थोड़ा लाइटली लेते हैं, लेकिन जब बच्ची का दर्द रात तक भी ठीक नहीं होता है तो उसके बाद में इस बच्ची को लेकर नज़दीकी हॉस्पिटल पहुंचते हैं। और हॉस्पिटल पहुंचने के बाद में जब इस बच्ची का अल्ट्रासाउंड किया जाता है तो बच्ची 4 महीने की गर्भवती होती है। दोस्तों आज के ज़माने में रिश्ते भी तार तार हो रहे हैं, रिश्ते इस तरीके से कलंकित हो रहे हैं। ज़रा सोचिए कि इस कहानी के अंदर इस बच्ची के साथ में जो रेप हुआ वो किसी और ने नहीं किया, बल्कि इस बच्ची के ही सगे दादाजी ने किया, जिनकी उम्र 71 साल के आसपास है। अब ज़रा सोचिए कि 71 साल का एक बुज़ुर्ग है और वो 14 साल की एक बच्ची के ऊपर इस तरीके से नियत रखता है, और वो बच्ची जिसके अंदर उसके परिवार का खून है। बहरहाल दोस्तों, आप लोग क्या कहना चाहते हैं कि इस बुज़ुर्ग बुढ़े को जिसकी उम्र 71 साल है, इसको किस तरीके से सज़ा मिलनी चाहिए? आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और कल के दिन आप लोग के जो भी कमेंट्स आए हैं, अब वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाएँ। सो दोस्तों, हमारे चैनल पर जो कल के दिन कमेंट्स आए थे, इसमें पहला कमेंट्स था एंटरटेनमेंट करके आईडी है, लिखते हैं भाई ये स्टोरी तो बहुत ही खतरनाक है। तो भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शीलनिधि हैं, लिखते हैं स्टोरी अच्छी लगी शावेज़ मलिक जी। तो शीलनिधि जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में राज मुलानी है, लिखते हैं राजू मुलानी सोलापुर महाराष्ट्र से कहानी सुनते हैं। तो भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है ये है मनोज भारद्वाज करके, लिखते हैं नाइस स्टोरी। तो मनोज जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुरेंद्र शर्मा है, लिखते हैं नमस्ते मलिक भाई साहब, नाइस स्टोरी। सुरेंद्र कुमार श्री विजयनगर राजस्थान से। तो भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दिनेश बघेल हैं, लिखते हैं राम राम। दिनेश बघेल गांव सहाराम MP 31 से देख रहे हैं। तो भैया राम राम, कैसे हैं? उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है ये है MD रिजवान अली करके आईडी है, लिखते हैं मुझे लंबी कहानियाँ सुनना पसंद है सर, आई लव यू। तो भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लव यू टू। उसके बाद में रिजवान अंसारी हैं, लिखते हैं वेरी नाइस कहानी। तो रिजवान अंसारी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शीलनिधि हैं, लिखते हैं ट्रू क्राइम सफ़र दोबारा से अपने मकाम पर आने लगा है, सभी फ्रेंड्स को शुभकामनाएं। तो शीलनिधि जी इस तरीके से प्यार दिखाने के लिए हमेशा आपका आभारी रहूँगा। उसके बाद में राम धीरज मौर्य हैं, लिखते हैं नमस्कार भाई। तो भैया नमस्कार, कैसे हैं? उसके बाद में अली रोशन है, लिखते हैं रोशन अली मदियाहू जौनपुर से, सर मैं आपका कहानी मुंबई से सुनता हूँ, आपका कहानी बहुत अच्छा लगता है। तो रोशन अली जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मुंबई से हमारी कहानी सुनते हैं। उसके बाद में इकरा इमरान हैं, लिखते हैं बहुत ही शर्मनाक कहानी है, सुन के दिल डर गया, और ऐसे भी बाप होते हैं इस ज़माने में। तो इकरा इमरान जी, न जाने इस ज़माने में के अंदर भी आज भी न जाने बाप पाप की शक्ल में भरे पड़े हैं। उसके बाद में हारिस अंसारी हैं, हारिस अंसारी लिखते हैं तुम कहानी लंबी ज़्यादा क्यों करते हो? तो भाई जो कहानी लंबी होती है वो लंबी की जाती है। उसके बाद में खान खान करके आईडी है, लिखते हैं मलिक भाई इंसान पैसे की हवस में कुछ भी कर गुजरता है। खालिद भाई कुंदर की मुरादाबाद से। तो खालिद भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुनील त्यागी हैं, लिखते हैं कैसा ज़माना आ गया है भाई साहब, रेणु सुनील त्यागी शियाना बुलंदशहर से। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और उनके इस कमेंट्स में एक रिप्लाई किया है आईडी के जूम करके, लिखते हैं ये ज़माना का दोष नहीं है, ये सब ऐसे करके कुछ लिखते हैं। तो भैया जो भी लिखते हैं इनका अपना व्यू है। बहरहाल दोस्तों, ये कुछ आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ कि आज की जो कहानी है ये आप लोग को पसंद आई होगी, और आप लोग इस कहानी के माध्यम से जो भी कहना चाहें ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और सुबह वाली जो सुपर संडे का एपिसोड जो मैंने डाला था वो कैसा लगा, और क्या इसको आगे कंटिन्यू करना चाहिए, आप लोग ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, देश का ख्याल रखिएगा, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझिएगा। जय हिंद, जय भारत।